नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी, हाई कमीशन और कॉन्सुलेट। अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक आदेश जारी करके पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो उनका पाकिस्तान में जो उच्च आयोग है, हाई कमीशन है, वहां पर जो 55 लोगों की संख्या थी उसको घटा करके 30 कर दी है। और यहां पर भी जो 55 लोग थे उनको भी कह दिया है कि वह 30 लोग रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। मित्रों, दूतावास, उच्चायोग, कॉन्सुलेट, इन शब्दों का इस्तेमाल हम समय समय पर करते रहते हैं। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई प्रश्न पढ़ते हैं, तो उनमें इनका बारी बारी से इनका जो है इस्तेमाल होता रहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम में से बहुत कम लोग ये दूतावास, उच्चायोग और कॉन्सुलेट का अर्थ समझते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए। मित्रों, इससे पहले कि मैं इस परीक्षा उपयोगी डिटेल में आगे बढ़ूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे आपको लाभ होगा कि जैसे ही हम कुछ परीक्षा उपयोगी कंटेंट, कुछ करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपके होम पेज पे दिखाई देने लगेगा। हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में अंत तक बने रहिए। 6, 7, 8 मिनट का वीडियो होगा, अंत तक बने रहिए। और ये सभी जो है परीक्षा उपयोगी कंटेंट है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अभी हाल ही में जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, तो इंडिया ने कई कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें एक जो सबसे इफेक्टिव कदम उठाया है, वो ये उठाया है कि हम राजनयिक संबंध खत्म करेंगे। अब राजनयिक संबंध खत्म करने का यह मतलब नहीं है कि अपना जो हाई कमीशन, उच्चायोग है, वहां बंद कर देंगे, बल्कि जो वहां 55 लोग काम कर रहे थे उसकी संख्या घटा के 30 कर देंगे। और बहुत से कामकाज जो है वो ठप हो जाएंगे। और ये प्रभावी कब से होगा? 1 मई 2025 से। अब ये प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि हम अपने उच्चायोग से लोगों को कम कर देंगे। एम्बेसी क्यों नहीं कहा? दूतावास क्यों नहीं कहा उच्चायोग की जगह? या कॉन्सुलेट क्यों नहीं कहा? हाई कमीशन ही क्यों कहा? क्या यह हाई कमीशन और एम्बेसी या कॉन्सुलेट सब एक ही चीजें हैं, या इनके अलग अलग मायने हैं? इन सब चीजों को आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो एम्बेसी, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा भाई है, उसको देखते हैं। ये किसी भी फॉरेन कंट्री में किसी भी देश का और एक ऑफिशियल हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, जहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, या जो सरकार के प्रतिनिधि अलग अलग मिशन पे, अलग अलग काम के उद्देश्य से गए हैं, वो जो है यहीं पर अपना ऑफिस समझते हैं और यहीं पे जाके अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। तो किसी भी देश में दूसरे देश का जो कार्य ऑफिस है, कार्यालय है, मुख्यालय है, उसको एम्बेसी कहते हैं। जो एम्बेसी में जो लोग होते हैं, उनमें जो सबसे सीनियर होता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। हिंदी में उसे राजदूत कहते हैं। बेसिकली वो आईएफएस अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग होते हैं। ये सबसे सीनियर ऑफिसर होता है और यही व्यक्ति जो है अपनी सरकार का प्रतिनिधि होता है किसी भी विदेशी में। जब कभी किन्हीं दो देशों के बीच में कुछ विवाद होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, तो दूसरा देश इसी को बुला के डांटता फटकारता है और कहता है कि अपने देश को बता दो कि ऐसा ना करें। अब ये एम्बेसीज होते हैं, ये जनरली जो किसी भी देश के जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वहां पर जो है ये लोकेटेड होती है। क्योंकि जो सरकार है उस देश की, वो भी वहीं पे है और हमको अपनी सरकार की तरफ से उस सरकार से डील करना है। तो अगर हम उससे 1000 किलोमीटर दूर बैठे होंगे, तो हमारे और उसके बीच में घनिष्ठ संबंध और इस स्तर के संबंध कि हम अपने देश का काम वहां करवा पाए, वो संभव नहीं होगा। इसलिए उस देश की सरकार भी राजधानी में है, तो हम अपना ऑफिस भी राजधानी में ही बनाते हैं। जनरली जो ये जहां पर ये कंट्री, अगर मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो बहुत बड़ा देश है, जैसे कि यूएसए, जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया और जैसे कि इंडिया भी। अब उस परिस्थिति में आप समझिए, एम्बेसी हमने जो है न्यूयॉर्क में बना दिया। अब एक जगह पर हमने एम्बेसी बना दी,
तो क्या हम जो भारत के रहने वाले लोग, बाकी बड़ी संख्या में लोग अन्य अन्य राज्यों में रहते हैं यूएसए के, क्या उनकी समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही हाल रशिया का है कि अगर पूर्वी रशिया में हमने अपना ऑफिस बना दिया या पश्चिमी रशिया में मॉस्को में अपना एम्बेसी बना दी, तो बताइए कि जो रशिया के पूर्वी तट पे अगर भारत का कुछ सामान उतर रहा है, वहां कुछ दिक्कत हो गई, तो वो एम्बेसी कैसे मदद करेगी इतनी दूर? तो इस परिस्थिति में हम अपनी एम्बेसी की ब्रांचेस खोलते हैं और उन ब्रांचेस को कहते हैं कॉन्सुलेट्स। अब आप एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को समझ गए होंगे। एम्बेसी बड़ी जगह है और उसी की छोटी ब्रांच को कॉन्सुलेट कहते हैं। अब यह भी हो सकता है कि कॉन्सुलेट उस देश में हो या दूसरे देश में हो। जो देश में कॉन्सुलेट है उसके बारे में बता दूं कि मान लीजिए ब्राजील है और ब्राजील का जो एम्बेसी है या ब्राजील का जो हाई कमीशन है वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में। लेकिन ब्राजील को भारत के साथ ट्रेड करना है और ट्रेड के शहर कौन से हैं? मुंबई है। जो ट्रेड कैपिटल है वो मुंबई है। सारा कामकाज वहां से होना है व्यापार का। तो ब्राजील मुंबई में अपना एक छोटा सा कॉन्सुलेट खोल लेगा और 2-4 एम्प्लाई जो कि व्यापार और इन सब चीजों के एक्सपर्टाइज हैं उनको वहां पर पोस्ट कर देगा, डिप्लॉय कर देगा, जो वहां से व्यापार को देखेंगे। या मान लीजिए बांग्लादेश ने दिल्ली में अपना हाई कमीशन खोला, लेकिन उसको जब सारा व्यापार सब कुछ लेन देन, वीजा, आना जाना सब कलकत्ता से जरूरत है, तो वो दिल्ली में अपना हाई कमीशन खोलेगा और कलकत्ता में अपना कॉन्सुलेट खोल देगा। अब मुझे लगता है कि आप एम्बेसी और कॉन्सुलेट के बारे में जान गए होंगे। अब हम समझते हैं कि किसी एक देश में कॉन्सुलेट होना क्या होता है और फॉरेन कॉन्सुलेट होना क्या होता है। मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज हैं या जो सेंट्रल अमेरिकन देश हैं छोटे छोटे, और वहां पर भारत का बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ना हमारा उनसे ज्यादा व्यापार है, ना हमारा वहां पर इंडियन डायस्पोरा वहां ज्यादा रहता है, ना हमारा उनसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। बस चूंकि यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और हमें उनसे संबंध तो रखने ही हैं, तो हम क्या करेंगे कि उन 3-4 देशों में जो सबसे महत्वपूर्ण देश होगा वहां पर अपनी एम्बेसी या हाई कमीशन खोल देंगे और जो बाकी आसपास के 3-4 देश हैं वहां पर फॉरेन कॉन्सुलेट्स खोल देंगे, ऑफिस खोल देंगे। तो जो हमारे फॉरेन कॉन्सुलेट्स होंगे वो उस एम्बेसी के अधीन होंगे और उसी के साथ तारतम्य मिला के और कोऑर्डिनेट करके अपने काम को करेंगे। तो अब आप एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स और फॉरेन कॉन्सुलेट्स को जान चुके हैं। अब आइए देखते हैं हाई कमीशन क्या होता है। अब अगर जिस देश में हमने अपना डिप्लोमेटिक मिशन किया, मतलब जहां पर राजनयिक भेजे, वो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंतर्गत आता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस हैं जो किसी समय में ब्रिटेन के, यूके के अधीन रहे हैं, जैसे कि भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, बांग्लादेश भी रहा है, पाकिस्तान भी रहा है। तो जो देश यूके के झंडे तले आते हैं, कभी यूके के झंडे तले रहे हैं, उनको हम कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। तो वो देश जब किसी दूसरे देश में अपना राजनयिक मिशन भेजते हैं तो उसको हाई कमीशन कहा जाता है, उच्चायोग कहा जाता है, ना कि दूतावास कहा जाता है। अब आप समझ गए दूतावास और उच्चायोग में क्या अंतर है। सब कुछ एक ही है, बस कॉमनवेल्थ और नॉन कॉमनवेल्थ नेशन का अंतर है। यह हाई कमीशन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ब्रिटेन के साथ और सारे देशों के साथ एक ज्यादा जुड़ाव दिखाने के लिए वो इस प्रकार का जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि भारत अगर यूएसए में अपना डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है तो उसको जो है वो एम्बेसी कहेंगे, लेकिन वहीं पाकिस्तान में उसको जो है हाई कमीशन कहा जाएगा। सब स्ट्रक्चर, संरचना सब कुछ वैसे ही होगी, बस चूंकि अमेरिका कभी इंग्लैंड का गुलाम नहीं रहा तो वो एम्बेसी होगी, और पाकिस्तान भारत की ही तरह कॉमनवेल्थ नेशन है, इसलिए यहां पे हाई कमीशन खोला जाएगा।
अब मुद्दा उठता है कि भारत के कितने डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी दुनिया में, एम्बेसीज, हाई कमीशन या फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिस, इस तरीके से भारत के संबंध कितने देशों के साथ हैं। तो अधिकांश वे देश जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनके साथ भारत ने या तो एम्बेसी स्थापित की है, या तो हाई कमीशन स्थापित किया है, या फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिस जो है स्थापित किया है। तो लगभग ऐसे 186 जो हैं डिप्लोमेटिक राजनयिक मिशन जो हैं वो भारत के चल रहे हैं। इसके अलावा जो साइज ऑफ एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट, ये कितना बड़ा होगा, वहां कितने कर्मचारी काम करेंगे, इन सब चीजों को कई चीजों पर निर्भर करता है। एक तो जिस देश में हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं उस देश का आकार कैसा है। अगर बड़ा है तो वहां पे हमको हाई कमीशन और एम्बेसी के साथ साथ कॉन्सुलेट भी खोलने पड़ेंगे। अगर वो देश बहुत बड़े महत्व का है, जहां पर बहुत से भारतीयों के इंटरेस्ट है, हमारे व्यापार हैं, तो उस वहां पर जो है हम अपने बड़ा जो है एम्बेसी खोलेंगे, जहां पर जो काम करने वाले लोग की संख्या 150-250 तक हो सकती है। इसके अलावा किसी देश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। अगर हमारे मधुर संबंध हैं तो हम उस देश में ज्यादा कर्मचारियों को रख सकते हैं, और जब संबंध बिगड़ जाते हैं तो देश मना कर देते हैं कि हम इतने लोगों को, आपके इतने लोगों को अपने वहां नहीं रखेंगे, ये पर्सोना नॉन ग्रांटा है, 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में देश छोड़ दे। तो देश के साथ संबंध कैसे हैं इस पर भी निर्भर करता है। दूसरा, नीड ऑफ द कंट्री। आप समझिए, भारत को अमेरिका की जरूरत है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, हथियारों के सौदे में। इसके अलावा भारत को जो बड़ी संख्या में जो भारतीय रहते हैं अमेरिका में, नौकरी करते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है, उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। तो उस परिस्थिति में जो हमारा एम्बेसी होगी वो बड़ी होगी, सोशल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, काउंसिल डिपार्टमेंट, सब सारे डिपार्टमेंट उसमें होंगे, और एक छोटी मोटी सरकार वहां से समझ लीजिए चल रही होगी। अब मान लीजिए कि कोई देश है जो हमारे किसी संगठन के हम सदस्य हैं, जैसे हम मान लीजिए ब्रिक्स के सदस्य हैं, या यूरोपियन देश नाटो के सदस्य हैं, तो चूंकि वो एक संगठन से जुड़े हुए हैं तो उन संगठन के उन देशों के साथ उनका बड़ा ही क्लोज रिलेशन होता है। इसलिए वहां पर भी जो दूतावास होते हैं वो बड़े बड़े दूतावास खोले जाते हैं, ये दर्शाने के लिए कि हमारे आपसे कितने गहरे संबंध हैं। तो मित्रों, ये था दूतावास, उच्चायोग और कॉन्सुलेट में डिफरेंस। तो मित्रों, ये था पूरा मामला जो काफी परीक्षा उपयोगी है। अब उम्मीद करता हूं कि आप दूतावास, उच्चायोग, कॉन्सुलेट, फॉरेन कॉन्सुलेट ऑफिस, इन सब में आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और जहां पर यूज करना होगा वहां पर सही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर हमारा वीडियो आपकी जानकारी बढ़ा सका है, कुछ परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको इसमें लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।